कहते हैं कि जब तुम कोई नई शुरुआत करोगे जब तुम कोई नई शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे तुम पर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन एक बात याद रखना कि यह जग जिस जिस पर हंसा है, यह जग जिस जिस पर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। कहते हैं कि कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी। कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी। मेरी इन खामोशियों में मेरी ही आवाज़ बोलेगी। अरे कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को। ये धरा जर्रे जर्रे में मुझे जाबाज बोलेगी, मुझे जाबाज बोलेगी। नमस्कार साथियों, मैं राकेश जागीर आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, हर दिन में एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। आज मैं फिर से आप सभी का एक नई क्लास में स्वागत करता हूं और जिस क्लास का आगाज अपन आज करने वाले हैं, जिस टॉपिक का आगाज अपन आज करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। साथियों, आज की क्लास बड़ी ही रोचक और आकर्षक होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ज्यादा समय खराब न करते हुए सीधे अपन चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। आज का जो टेंस अपन पढ़ने वाले हैं उस टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। याद रखें, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव हो, निगेटिव हो, या सेंटेंस कैसा हो? इंटरोगेटिव हो। सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव या कैसा हो? इंटरोगेटिव। तो आप यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये इस टेंस का बेस है, ये सेंटेंस इस टेंस का रूट है। जरूर याद रखें, यदि सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव हो, टेंस का नाम हो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन टेंस सिंपल पास्ट हो लेकिन सेंटेंस हो निगेटिव या सेंटेंस हो इंटरोगेटिव, तो आप इसमें यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो आगे चलते हैं, हम इस टेंस के यूसेज के बारे में चर्चा करते हैं। इस टेंस का प्रयोग एग्जाम में कैसे कैसे होता है, और आपको बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिकतर एग्जाम में लगभग इस टेंस से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है, तो बड़ी कंसिस्टेंसी और बड़ी ईगरनेस के साथ इस टॉपिक को आप बड़ा ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले अपन चलते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि यदि टेंस का नाम सिंपल पास्ट हो तो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चाएं करते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में। चर्चाएं करेंगे सिंपल पास्ट के यूसेज के बारे में। तो याद रखिए, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इस टेंस के यूसेज में, सबसे पहले बात पढ़ने वाले हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स इस टेंस में पहचान करने वाले कीवर्ड्स क्या क्या हैं, इस टेंस में पहचान करने वाली बेसिक बातें क्या क्या हैं। तो ध्यान रखें, यदि सेंटेंस में यहाँ जो कुछ एडवर्बियल्स दी जा रही है वो सेंटेंस में यदि आपको दिखाई दे तो आपको सेंटेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी है। तो देखिए वो एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं। एडवर्बियल्स में सबसे पहले आता है यस्टरडे। बहुत ही आसान शब्द आता है यस्टरडे। यस्टरडे को अपन बोल सकते हैं द प्रीवियस डे। क्या बोल सकते हैं? प्रीवियस डे। प्रीवियस डे भी हो सकता है, प्रीवियस मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस डे, या इसी को बोल सकते हैं द डे बिफोर। द डे बिफोर
अब द डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है, द डे बिफोर टुमारो, सॉरी द डे बिफोर 2 डेज भी हो सकता है, मींस द डे बिफोर होगा, या सेंटेंस में मिलेगा आपको एगो, या सेंटेंस में मिलेगा बिफोर, एगो या बिफोर। यहाँ पर जो बिफोर है वो एडवर्बियल है, कंजंक्शन नहीं है। इसके अलावा सेंटेंस में आपको लास्ट की सीरीज मिल सकती है, लास्ट डे मिल सकता है, लास्ट वीक मिल सकता है, लास्ट मंथ मिल सकता है, लास्ट ईयर मिल सकता है, और कई बार लास्ट सेंचुरी भी देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से अपन देखें तो बचपन की बातें याद करें तो आप इस फ्रेज को दे सकते हैं इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल डेज, school days, in my youth, in my youth, या हो सकता है किसी पास्ट डेट का जिक्र हो, इन पास्ट डेट, इन पास्ट डेट, इन पास्ट, सॉरी इन पास्ट डेट, इन पास्ट डेट। और यदि आपके पास में फ्रेज हुआ मेरे बचपन में, इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा बच्चा था, फ्रेज आ सकता है when I was a child। यदि सेंटेंस में आपको निम्न फ्रेजेस दिखाई देती हैं तो आप याद रखें उस सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से साथियों देख लीजिए ये एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं और याद कर लीजिए सब एडवर्बियल्स। देखिए पहला जो एडवर्बियल आया है वो है यस्टरडे, इसके बाद में आया है प्रीवियस डे, इसके बाद में आया है डे बिफोर, आया है एगो, आया है बिफोर, लास्ट की सीरीज में है लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी। हो सकता है मेरे बचपन में, इन माय चाइल्डहुड, इन माय स्कूल डेज, इन माय यूथ, या हो सकता है इन पास्ट डेट, या एक फ्रेज हो सकती है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। इन सबको यदि आप सेंटेंस पे देखते हैं तो आपको उस वाले ब्लैंक में भरना है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ साथ आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होने पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल का अपन जिक्र करने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये वाले एग्जांपल आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाए, एज इट इज देखने को मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट के कुछ एग्जांपल्स की। पहला सेंटेंस है यस्टरडे आई बाय अ न्यू कार। एक सेंटेंस है लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर ए बी वर्ब दे रखी है बी किंग। इसी तरीके से है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। इसी तरीके से आपको सेंटेंस देखने को मिले तो सेंटेंस में आपके पास में हो सकता है आई प्ले चेस इन माई यूथ। सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे एग्जाम में आया हुआ है वंस देयर बी ए लायन। और सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है आई व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई स्विम इन द पॉन्ड। आप चारों सेंटेंस को या जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं उन सबको देख करके आप जज कीजिए कि इन सेंटेंस में कीवर्ड क्या क्या लिखा हुआ है। कीवर्ड को आप सबसे पहले देखिए देखिए सेंटेंस में कीवर्ड क्या क्या है। सेंटेंस में पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे जो शब्द है वो है यस्टरडे। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जो आप कीवर्ड देख पा रहे होंगे वो है एगो। तीसरा सेंटेंस है उसमें कीवर्ड है 1947।
नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें पहचान करने वाला शब्द है इन माय यूथ। उसके आगे वाला सेंटेंस है उसमें बात पास्ट की हो रही है, वंस अपॉन ए टाइम, इस तरह की बात हो रही है। और लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें पहला फ्रेज बता रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं बच्चा था। ये सेंटेंस में क्या आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, पहचान करने वाले शब्द आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, यदि सेंटेंस में यस्टरडे है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसका आंसर सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट। इसी तरीके से दूसरे वाला सेंटेंस भी कैसा है, अफर्मेटिव है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है किंग, ए किंग, तो किंग के अनुसार क्या हो जाएगा, वॉज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें पहचान करने वाला शब्द है 1947 और सब्जेक्ट है इंडिया, सेंटेंस है अफर्मेटिव, गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। इसी तरीके से सेंटेंस नेक्स्ट वाला भी अफर्मेटिव है, इसलिए प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट की पहचान है, कहानी का जिक्र हो रहा है, पुरानी बातें, एक बार एक शेर था, तो लॉइन कितने थे, एक थे, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉच। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये इंट्रोगेटिव है, व्हेन आया है, व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जबकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप स्विम का सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्वयं। तो एक बार देख लीजिए कि ये सेंटेंस किस तरह से सही किए गए हैं। एग्जाम में हो सकता है हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, तो एक बार सब सारी की सारी चीजें हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आपकी परीक्षा में लगातार आप प्रिपरेशन में जुटे रहें। आपको कभी भी छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, लगातार क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस को अटेंड करें और अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। तो आई होप ये सब बातें आपको आ ही गई होगी। तो आगे चलते हैं अपन इस टेंस के रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए इस टेंस का, इस सेंटेंस का रूल नंबर 2 क्या है। आप यदि नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, बनाते रहें। ध्यान दीजिए कि यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलती है। तो मैं आपको ले चलता हूं अब अगले इसी टेंस के अगले रूल की तरफ, अगले नियम की तरफ, जो इस प्रकार से होने वाला है। रूल नंबर 2 की बात करें अपन तो रूल नंबर 2 बहुत ही शानदार नियम होने वाला है। रूल नंबर 2 देखिए, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना है। एक सेंटेंस आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, इफ यू वर्क हार्ड यू कुड पास द एग्जाम। सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सेंटेंस का जो कीवर्ड है, पहचान करने वाला शब्द है, क्या आप बता सकते हैं सेंटेंस में पहचान करने वाला वर्ड क्या है? आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस में एक ऐसा शब्द आया है जो किसी कंडीशन के बारे में बता रहा है, किसी शर्त के बारे में बता रहा है। इस सेंटेंस में जो शर्त सूचक शब्द है वो है आपका इफ। यदि सेंटेंस में कंडीशन हो, और कंडीशन आपको बताई हुई है, कंडीशन 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली कंडीशन आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ी है। आज अपन जिस कंडीशन का जिक्र करने वाले हैं वो है आपकी कंडीशन नंबर 2। इसका जो दूसरा रूप है वो है कंडीशन नंबर 2, जिसका नाम होता है इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या नाम है उसका? इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस में आपके पास में इफ या अनलेस हो, आगे सब्जेक्ट हो, आगे ब्लैंक में ब्लैंक फिल करना हो, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में 4 वर्ड हो, शुड, वुड, कुड और माइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो याद रखें ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है?
ये स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट की कंडीशन नंबर 2 का है। किसका है? कंडीशन नंबर 2 का। क्या आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंस का है? जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंस की पहचान होती है इफ और अनलेस। और ये कंडीशन नंबर 2 का है, इस बात का पता कैसे लगेगा? तो इस बात का पता चलेगा आगे सब्जेक्ट के आगे दिए गए 4 शब्दों से, जहां एक होगा कुड, एक होगा शुड, एक होगा वुड और एक होगा माइट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कुड, शुड, वुड, माइट ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसलिए यदि सेंटेंस में आपको इनमें से कुछ दिखाई दे और आपको शुरुआत में इफ और अनलेस दिखाई दे, तो आपको इस वाली जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है या डी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। बताइए क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है? बताइए क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये सेंटेंस कंडीशनल है। इफ आया है। क्या ये सेंटेंस कंडीशन नंबर 2 है? देखिए, सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, क्या ये सेंटेंस कंडीशन नंबर 2 है? जी हाँ, सही कहा आपने, ये कंडीशन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अब ये कंडीशन नंबर 2 है, तो ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या पढ़ते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए इसका सही जवाब होगा वर्क डे। क्या जवाब होगा? वर्क डे। आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि ये सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशन की पहचान करने वाला वर्ड इफ है, और कंडीशनल सेंटेंस 1 2 3 की पहचान करने वाले शब्द हैं कुड, वुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जगह यदि होता है शैल, विल, कैन, मे, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल आता, लेकिन यहाँ पे शुड, वुड, कुड, माइट है, ये पास्ट है, इसलिए इधर भी पास्ट आएगा, तो हमने पढ़ दिया सिंपल पास्ट। अब परीक्षा में आने वाले 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जरा गौर कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का एक बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, इफ आई बी अ बर्ड I would fly in the sky. If I would be a bird, if I be a bird, I would fly in the sky. I could help you if I have money. क्या दोनों सेंटेंस कंडीशनल है? एक सेंटेंस और गौर कर लेते हैं, अनलेस यू प्ले, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे प्ले वर्ब यहाँ है, वेल दे वुड नॉट सेलेक्ट यू। और एक अंतिम सेंटेंस और है, इफ सी सिंग वेल दे वुड नॉट सेलेक्ट हर। एक बार सारे सेंटेंस की तरफ गौर कीजिए और देखिए कि क्या प्रत्येक वाक्य कंडीशनल है क्या। क्या प्रत्येक सेंटेंस कंडीशनल है? सही कहा, प्रत्येक सेंटेंस कंडीशनल है। कंडीशनल की पहचान आपको बता दी गई, सेंटेंस में इफ या सेंटेंस में अनलेस। क्या प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा आया है? जी हाँ, प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा आया है, तो प्रत्येक सेंटेंस कैसा हुआ? कंडीशनल हुआ। इस बात को अच्छे से पढ़ ले, मैनी टाइम्स एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार आता है, इसलिए एक बार में ही, एक झटके में ही आप इसको समझ लीजिए। क्या प्रत्येक सेंटेंस कंडीशनल है? जी, प्रत्येक सेंटेंस कंडीशनल है। क्या प्रत्येक सेंटेंस कंडीशन नंबर 2 है? इसका पता इन 4 शब्दों में से किसी एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
पहले सेंटेंस में ऐसा देख चुके हैं, क्या दूसरे में ऐसा आया है? जी हाँ, वुड फ्लाई। ये वुड हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तीसरे में भी ऐसा आया है? जी हाँ, बिल्कुल आया है, कुड हेल्प। ये क्लोज पहले भी आ सकता है, इफ वाला क्लोज बाद में भी आ सकता है, इफ वाला क्लोज पहले भी आ सकता है, इफ वाला क्लोज बाद में भी आ सकता है। तीसरे सेंटेंस के बाद देखिए चौथे सेंटेंस की तरफ, इफ अनलेस तो आया है। क्या कंडीशन नंबर 2 की पहचान करने वाले शब्दों में से कोई एक आया है? जी हाँ, बिल्कुल आया है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट। अब अंतिम प्रश्न को गौर कीजिए, कंडीशनल तो है, कंडीशन नंबर 2 है क्या? बिल्कुल है, वुड सेलेक्ट। ठीक है, अब प्रत्येक सेंटेंस में आपको पता है ये सेंटेंस कंडीशनल है, तो आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले वाले वाक्य में आपने फिल किया। दूसरा सेंटेंस में कहता हूं परीक्षा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी परीक्षा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, यदि सेंटेंस ये कंडीशनल है तो यहाँ पे वुड दिया गया है, कहने का मतलब आपको बी की सेकंड फॉर्म भरनी है, क्योंकि सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव। अब बी की सेकंड फॉर्म आप बताएंगे सर वाज वर्ब होती है, तो हम क्या लगाएं? तो आप बताइए आई के साथ क्या लगता है, आई वॉज या आई वर? तो आप जवाब देंगे शायद आई वॉज। लेकिन याद रखें, कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वॉज वर्ब में से हमेशा क्या भरा जाएगा? वर्ब। इसलिए तो कहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। यदि याद रखें बी की फॉर्म पूछी जाए तो आपको वाज वर्ब में से क्या भरना? वर्ब। कब? जब ये सेंटेंस कंडीशनल हो, कंडीशन नंबर 2 हो। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। ये सेंटेंस भी कंडीशनल है, इसमें भी कंडीशन नंबर 2 है। यहाँ आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सीधा जवाब है हैड। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। इस वाले सेंटेंस को गौर कीजिए और आंसर देखिए क्या होगा। वो कहता है कि दे वुड नॉट सेलेक्ट यू, वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो तुम्हें सेलेक्ट कब नहीं करेंगे? यदि तुम क्या नहीं करोगे? तुम अच्छा खेलोगे या नहीं खेलोगे? वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे। बताइए, अच्छा खेलोगे तब या नहीं खेलोगे तब? अच्छा नहीं खेलेंगे तब वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि नहीं के लिए तो नॉट लिख देना चाहिए। यदि आप एग्जाम में यहाँ पे क्या लगा के आते हैं? नॉट लगा के आते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अनलेस के साथ में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। इसलिए आप इसका आंसर जो सोच रहे हैं, आप आंसर सोच रहे होंगे निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप क्या कर देंगे? डिड। लेकिन याद रखिए ये सेंटेंस निगेटिव तो है, लेकिन अनलेस के लिए निगेटिव है, आगे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और नॉट नहीं आएगा तो डिड भी नहीं आएगा। ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर होगा ओनली एंड ओनली प्लेड। क्या आंसर होगा? प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार फिर से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस हूबहू है, अंतर इतना है केवल अनलेस की जगह क्या आया है? इफ आया है। तो एक बार सोचिए जवाब क्या होगा। कहता है कि वे उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, वे उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे यदि वो अच्छा गाती है या अच्छा नहीं गाती। बताइए आप सेलेक्ट कब नहीं करेंगे? वो उसे सेलेक्ट कब नहीं करेंगे? यदि वो अच्छा नहीं गाती है। इसलिए इस सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले तो नॉट लगाया नहीं था। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ अनलेस था, इसलिए अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ कौन है? इफ, इसलिए इफ के साथ में किसका प्रयोग होगा? नॉट का। और नॉट आएगा तो साथ में आएगा डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सही जवाब होगा डिड नॉट सिंग। क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब होगा डिड नॉट सिंग। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी,
और एग्जाम में चाहे आप किसी लेवल का क्वेश्चन देख लेना, यदि कंडीशनल सेंटेंस आता है तो परीक्षा में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो अपन और आगे की तरफ चलते हैं, नया रूल और पढ़ते हैं, लेकिन एक बार आप फिर से इस सारे रूल को अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान दीजिए कि ये किस तरह से इस टेंस का यूज हुआ है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत इफ और अनलेस से हो सकती है, और कंडीशन नंबर 2 के लिए आपको ये दो चीजें, चार चीजें हैं, उनमें से कोई एक देखने को मिलेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। हर वाक्य में ऐसा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दूसरे वाला। ध्यान रखें, बी की सेकंड फॉर्म पूछे तो यहां आपको क्या लगाना है, हमेशा वर्ब। चाहे सेकंड फॉर्म में बी की सेकंड फॉर्म के लिए चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, सी हो, यू हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ ही आपको वर्ब का प्रयोग करना है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नए रूल की तरफ, जो कि इस टेंस का बहुत ही खास रूल होने वाला है, बहुत ही शानदार रूल होने वाला है। आप ये वीडियो अंत तक देखें, फिर आप इसका कंपैरिजन किसी और क्लासेज से कीजिए जो पेड कोर्सेज हैं, जो पैसे लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, उन कोर्सेज से आप इसका कंपैरिजन कीजिए। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या आपको इस वाले प्लेटफॉर्म से, आरसी क्लासेज के श्री माधोपुर के इस चैनल से आपको उससे अच्छा मटेरियल मिल रहा है या नहीं। एक बार जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट आप तभी करेंगे जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, साथ ही दूसरे जो पेड कोर्सेज हैं उनसे जो आप पैसे लेकर के जो कुछ सीख रहे हैं, क्या उनसे यहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है या वो वाली क्लासेज ज्यादा अच्छी हैं। एक बार दोनों का कंपैरिजन करके अवश्य देखें। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि आप इस चैनल पे कंटिन्यू बरकरार रहे। सारे जितने भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के, उन सबको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका बार बार रिवीजन करें। एग्जाम दे करके देखें कि आपके क्वेश्चंस यहाँ इस क्लासरूम से आते हैं या नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स, दो नियम पढ़ने के बाद में मैं आपको ले चलता हूँ एक तीसरे नियम की तरफ, जो बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। तो देखिए वो रूल नंबर 3 क्या है। 3 नंबर पढ़े इससे पहले एक बार आप यहाँ पे बोर्ड पे जरूर देखें। सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आई विश आई बी a bird. I wish I be a bird. I wish I be a bird. एक बार सोचिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 वॉच, बी वर्क, सी एंड डी आर ई इज। आपके एग्जाम में इसी तरह से 4-5 ऑप्शन आने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू रहने वाला है, एज इट इज रहने वाला है। तो एक बार गौर कीजिए और दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। सोच लीजिए उत्तर क्या होने वाला है, लेकिन उत्तर आप सोचते रहें तभी तक। इसी दरमियान मैं आपको लिख देता हूं रूल नंबर 3 क्या है। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में यदि क्या हो, यदि सेंटेंस के शुरुआत में निम्न फ्रेज आ जाए तो, यदि सेंटेंस के शुरुआत में जो फ्रेज लिख रहा हूं वो यदि आ जाए तो आपको याद रखना है कि वहां सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। और सिंपल पास्ट में आपको पता ही है क्या भरने वाले हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, सिंपल पास्ट का ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार वो फ्रेजेस कौन कौन सी हैं, आई विश, सी विशिज,
ओ दैट, वुड दैट, लास्ट का फ्रेज है इफ ओनली। क्या आप इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं? बताइए सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? आप कह रहे होंगे आई विश, मैं विश करता हूं कि मैं एक बर्ड हूं, या मैं विश करता हूं कि मैं एक बर्ड होता। दिखने में टेंस कौन सा है? पास्ट, लेकिन इसका मीनिंग है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैं पक्षी हूं, मैं ऐसा विश करता हूं। तो ये जो फ्रेजेज आपको दिखाई दे रही है, एक बार रिवाइज कीजिए फ्रेजेज कौन कौन सी हैं। पहली फ्रेज है आई विश, अगली है सी विशिज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। एक बार आप खुद रिवाइज कीजिए, खुद बोलिए कि बिना देखे बोलिए कि ये फ्रेज कौन कौन सी है। आई विश, सी विशिज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहे हैं, क्या यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। ओ दैट सी बी माई वाइफ। अगला क्वेश्चन, वुड दैट आई ए कार। ऑप्शन दिए मैंने, आई बी ए कार, आई वॉज ए कार, आई वर ए कार, सी आई डी है, आई एम ए कार, और ई ऑप्शन है आई हैड ए कार। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से आप रट्टा मार लेते हैं, आप भी मारिए, अच्छी बात है, सीखना जरूरी है। ये सेंटेंस एक बार फिर से बोलिए, सेंटेंस में क्या क्या फ्रेजेज हैं। आई विश, सी विशिज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। इन सभी सेंटेंसों का जो हिंदी फ्रेजेस का हिंदी वर्ड होता है वो होता है काश। यानी सेंटेंस में आप क्या करें? इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करें, कल्पना करें कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो ये कहता है काश मैं क्या होता? पक्षी होता। काश मैं एक पक्षी हूं। राइट आंसर होगा इसका सिंपल पास्ट। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको वर्ब की क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म। इस बी की सेकंड फॉर्म सबको पता है क्या होना है? वॉज और वर में से होना है। तो दोनों चीजें दी गई है, वॉज भी दी गया है, वर्ब भी दिया गया है। लेकिन पता है कंडीशनल सेंटेंस में और इन वाली फ्रेजेज में दो जगह हो गई। कंडीशनल सेंटेंस और ये जो फ्रेजेज जो काश का मीनिंग देने वाले फ्रेजेज हैं उनमें सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब के रूप में हमेशा क्या भरा जाता है? वर्ब भरा जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। राइट आंसर होगा वर्ब। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन फिर से देखिए, आप देखिए ओ दैट पहचान होगी। ओ दैट का मतलब काश सी बी माई फ्रेंड, वो मेरी क्या होती? वाइफ होती। तो इस वाले वाक्य में भी अपने को कुछ बी पूछा गया। आप सोच रहे हैं सी सिंगुलर है तो मैं क्या भर दूं? वॉज भर दूं। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ का आंसर होगा वर्ब। और जो लास्ट सेंटेंस है बच्चे रट्टा मार गए थे पूरा पूरा इसका। बोले सर क्या? बोले सर सपने में याद आने वाली बात है, आई विश आई वर ए कार, आई विश आई वर। टीचर से सिखा देते हैं आई विश आई वर, आई विश आई वर। स्टूडेंट ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि आई विश आई वर हो ही नहीं सकता। आई विश आई हैड होगा यहाँ पे, क्योंकि कार रखना है। काश मेरे पास एक कार होती, काश मैं कार नहीं होता। काश यदि वर कर देते हैं आप, यहाँ वर कर देते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। आप कार नहीं है, आपके पास एक कार है, इसलिए सही जवाब होगा पहचान हुई ओ दैट से। और यहाँ पे वर्ब जो काम में आने वाली है वो है हैव, और हैव का आंसर क्या होगा? हैड। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस की शुरुआत में निम्न फ्रेजेज आ जाए जिनका हिंदी शब्द काश हो तो आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। बी के रूप में वोज वर्ब में से वर्ब भरना है, वोज नहीं भरना, वर्ब भरना है। और हैव का मीनिंग देने पर हेड भरना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो फ्रेजेज कौन कौन सी हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वो फ्रेजेज कौन कौन सी हैं? तो आई होप अच्छे से आप बता ही देंगे। स्टार्ट हो जाइए। पहली वाली फ्रेज आई विश, सी विशिज, ओ दैट, वुड दैट,
इफ ओनली, यदि ऐसा हो तो आपको हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। बी होने पर वर्ब भरना है, हैव होने पर हैड भरना है, और अन्य कोई वर्ब आ जाए तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। आई होप ये तीसरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। इस चैनल पर हर चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर जो फैक्ट है, बात है, उसको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाता है। तो ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए अंत तक आप वीडियो को जरूर देखा कीजिए। बात करते हैं अपन अगले रूल की तरफ। रूल नंबर कौन सा? 4। बात करें अपन रूल नंबर 4 की, इससे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। सी बिहेव्स with me, she behaves with me as if she will be my wife। क्या आप इसका हिंदी अर्थ बता सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं? जब तक कि आप हिंदी ट्रांसलेशन बताते हैं, मैं एक सेंटेंस आपके लिए और लिख देता हूं। He scolded me as though he be my father। क्या आप दोनों सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हैं? जी बताइए। पहले सेंटेंस का मीनिंग है सी बिहेव्स विद मी, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। कैसा? एज इफ, यानी ऐसा कि जैसे कि सी बी माई वाइफ, वो मेरी पत्नी हो। यानी व्यवहार करने का क्या बताया गया है? मैनर बताया गया है, तरीका बताया गया है। तो याद रखें, अगला रूल जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो आपके पास में पहचान करने वाले दो वर्ड आए हैं। एक आया एज इफ, एक आया एज दो। और एज इफ और एज दो क्या होते हैं? मैनर कंजंक्शन। यदि सेंटेंस में कौन हो? मैनर कंजंक्शन एज इफ हो या एज दो हो। क्या हो? एज इफ हो या एज दो हो, तो याद रखें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, या सेकंड फॉर्म में बी हो तो वर्ब का प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म में यदि हैव हो, हैव, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड का प्रयोग होता है। तो आप देख लीजिए क्या दोनों सेंटेंस में आपके मैनर कंजंक्शन आ रहे हैं? आ रहे हैं? गौर से फरमाइए, गौर से देखिए, दोनों सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है? मैनर कंजंक्शन एज इफ एज दो का प्रयोग हुआ है। इसलिए यदि सेंटेंस में एज इफ और एज दो हो तो आगे आप बी का सेकंड फॉर्म भरेंगे वर्ब। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, लेकिन फिर भी आपको क्या भरना है? वर्ब भरना है। और यहां ही है, बी का फॉर्म भरना है वर्ब। तो आपको मैंने एक दो नहीं 3 बातें ऐसी बता दी हैं, 3 बातें ऐसी आज पढ़ा दी हैं जहां आप सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ क्या भरते हैं? वर्ब भरते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जहां आपने एक वचन, बहुवचन सबके साथ वर्ब का प्रयोग किया है? पहली बात नंबर 1 की बात करें तो कंडीशन नंबर 2। बात नंबर 2 की बात करें तो वो फ्रेजेस जो सेंटेंस के शुरुआत में आए, आई विश वाले, काश का मीनिंग देने वाले, आई विश, सी विश, इट, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। और जो तीसरी बात है जहां आपने वर्ब फिल किया है, वो तीसरी बात है मैनर कंजंक्शन एज इफ और एज दो। एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि ऐसे 3 चीजें ऐसी होती है जहां आप वॉज वर्ब में से हमेशा वर्ब भरते हैं। आप उन तीनों बातों को अच्छे से याद रखें। हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक जो टॉपिक है उसमें से ये बातें आपको फिर से देखने को मिले, फिर से आपके सामने जीवंत हो जाएं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। हमने अब तक आपको पढ़ा दिया है सिंपल पास्ट के रूल नंबर 4 तक। आई होप ये 4 बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी सिंपल पास्ट पूरा नहीं हुआ है, सिंपल पास्ट अभी बाकी है। तो बाकी क्या क्या है देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट बार में। एक बार इनको अच्छे से आप गौर कर लीजिए कि ये रूल नंबर 4 क्या था।
आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि रूल नंबर 4 में अपन पढ़ते हैं मैनर कंजंक्शन, और मैनर कंजंक्शन होते हैं एज इफ एज दो। एज इफ एज दो जब भी आएंगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, बी के रूप में वर्ब भरना है होने पर हैड भरना है, बाकी सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी बनती है वो लिख देंगे। देखिए रूल नंबर कितने 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 पढ़े इससे पहले एक बार एक दो सेंटेंस जरूर देखें। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रूल आने वाला है। हो सकता है कि अधिकतर स्टूडेंट ने आज तक इस रूल को टच तक नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। एक बार गौर कीजिए, फरमाइए। देखिए, इट इज टाइम प्ले चेस, और दूसरा इसी से मिलता जुलता है, इट इज टाइम यू या वी प्ले चेस। क्या आप दोनों सेंटेंस में डिफरेंस कर पा रहे हैं? क्या आप दोनों सेंटेंस में अंतर जान पा रहे हैं? तो एक बार बता दीजिए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, बताइए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए नहीं पता लगा तो एक बार बोर्ड पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, विद अटेंशन देखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें कि जिससे कि आपको हर बात तक समझ में आ जाए। सेंटेंस के बिगिनिंग में इट इज टाइम होगा, या इट इज हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज गुड टाइम भी हो सकता है, इट इज परफेक्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन इट इज टाइम जरूर होगा। और फिर से एक सेंटेंस हो सकता है इसी के जैसा, इट इज टाइम, उसमें भी होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, एक में तो डायरेक्ट आपको वर्ब पूछी जाएगी और एक में आपके पास में सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब पूछी जाएगी। जैसे देख लीजिए, इट इज टाइम डायरेक्ट वर्ब, इट इज टाइम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यदि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूछा जाता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, इट इज टाइम वी प्लेड चेस, इट इज टाइम वी प्लेड चेस। लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी इसका आंसर होने वाला है, इट इज टाइम टू प्ले चेस। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से देता हूं, इट इज परफेक्ट टाइम स्टडी, इट इज परफेक्ट टाइम स्टडी। और ऐसा ही होता, इट इज परफेक्ट टाइम, फिर होता यू स्टडी। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से आप इजीली आप बता देंगे कि पहले क्वेश्चन में इट इज टाइम के बाद में आपको दिख रहा है ब्लैंक यानी वर्ब, और दूसरा जो सेंटेंस है वो इट इज टाइम के बाद में आपको मिल रहा है सब्जेक्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले का जवाब क्या होना है? पहले का जवाब होना है आपको टू स्टडी, और दूसरे का जवाब होना है टू स्टडी नहीं, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पांचवा नियम आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, बता दीजिए रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 में आपके सामने आ रहा है फ्रेज इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट और इट इज टाइम के बाद ब्लैंक। यदि इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप लगाएंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब बिना समय गवाए हुए मैं इस टेंस के अंतिम रूल की तरफ ले चलता हूँ। आपको इस वीडियो को देखते हुए भी 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन आई होप ये 40 मिनट शायद आपके जीवन के 40 मिनट अभी खराब करें, लेकिन आने वाले एग्जाम में ये 40 मिनट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आई होप आप मेरे साथ इतने पैशंस के साथ मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपके लिए मैं थैंक यू तो बनता है कि आप मेरे को इतना सारा सहन करते हैं, मेरे वीडियोस को आप इतने सारे लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ इस टेंस के अंतिम रूल की तरफ।
स्टूडेंट एक बात मेरे जेहान में आ रही है, मेरे मन में आ रही है, और मन में आई बातों को कह देना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको व्यक्ति को फ्री फोकट में मिलती है, बिल्कुल कम पैसों में मिलती है, बिल्कुल जीरो मनी में मिलता है। आपका डेटा है वो आप रील्स देख कर भी पूरा कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको फ्री फोकट में मिलती है, वो स्टूडेंट को बहुत बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, यानी स्टूडेंट उनकी वैल्यू नहीं समझता। लेकिन जो स्टूडेंट बड़ा जागरूक होता है, जो इन चीजों को बड़ी केयरफुली देख रहा है, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा शेयर है ना, वो उस स्टूडेंट के लिए, उस आपके साथी के लिए बड़ा बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है, बहुत रामबाण सिद्ध हो सकता है कि आपने जो उसको मैटर भेजा है वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो एक लाइक तो आपको इस वीडियो में बनता है, साथ में ही कुछ शेयर आप जो वीडियोज हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि आरसी क्लासेज का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता है, अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आता है, और ऐसे वीडियोज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। बस आप वीडियोज को देखें, अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं और बार बार इन नोट्स का क्या करें, रिवीजन करें। मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं आपको ले चलता हूं अगले अंतिम रूल की तरफ। रूल नंबर कितना होगा? 6 होगा। रूल नंबर 6 को अपन जाने और उस रूल को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अपन सबसे पहले समझते हैं। इट हैड बेटर गो होम नाउ। ऑप्शन नंबर ए go, be, went, see, gone, और D है goes, और C है, D के बाद में E है to go। राइट आंसर चूज कीजिए। यह आज का बहुत ही सबसे अच्छा प्रश्न होने वाला है। आपके जेहान में कुछ चल रहा होगा, आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि ये दिया हुआ है यार तो ये हो जाना चाहिए, ये दिया हुआ है ऐसा हो जाना चाहिए, यार ये दिया हुआ है तो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा, तो आप सोचिए एक बार, समझिए, और एक एग्जांपल और आ रहा है उसके बारे में भी आप सोचिए। इट हैड बेटर यू गो होम। इसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो इसी तरह से हैं। गो है, बी है, वो वेंट है, सी है, वो गोन है, और जो डी है आपका वो गोज है, और जो लास्ट ऑप्शन ई है वो है आपका टू गो। एक बार रूल में समझाऊं, क्योंकि कहते हैं कि जो सबसे अच्छा जो ग्रामर का जो एक मेथड चलता है वो ये है कि पहले स्टूडेंट्स को क्या देना चाहिए, एग्जांपल्स देने चाहिए, जिससे कि आपको थियरी अच्छे से कंफर्म हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले रूल लिखते हैं फिर एग्जांपल्स लिखते हैं, लेकिन मैं पहले क्या लिखता हूँ, एग्जांपल्स, जिससे कि माइंड में बच्चे के क्वेश्चन बनता है कि यार इस वाले ये जो गलत हुआ है इसका रूल क्या हो सकता है। मैं रूल नहीं दे रहा, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर हेड है तो वर्ब की क्या हो जानी चाहिए, थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। बेटा हेड तो है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, हेड बेटर। अब रूल नंबर 6 क्या है उसकी तरफ गौर करते हैं। यदि सेंटेंस में आपके पास में हेड बेटर है और एक शब्द और होता है वुड रेदर, हेड बेटर वुड रेदर है, और फिर से मैंने लिखा यदि सेंटेंस में आपके पास में हेड बेटर है और वुड रेदर है, क्या है, हेड बेटर वुड रेदर। क्या दोनों जगह से है हेड बेटर हेड बेटर? जी सही कहा आपने, हेड बेटर हेड बेटर। एक हेड बेटर के बाद में डायरेक्ट वर्ब है और एक हेड बेटर के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। एक बात, एक हेड बेटर के बाद में वर्ब है, एक के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो आपके मन में उत्तर बन रहा होगा कि कुछ देर पहले सर ने बताया था कि सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एकदम सही है, सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इट
हैड बेटर यू, यू क्या है सब्जेक्ट, तो सही जवाब क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या इसी का मिलता जुलता आंसर थोड़ी देर पहले बताया था कि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं हो तो आपने क्या बना था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए अच्छे से, हैड बेटर का अर्थ होता है ऐसा हो जाए तो अच्छा हो। आप किसी व्यक्ति को क्या दे रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। हैड बेटर को हमेशा क्या माना जाता है? मॉडल लाइक वर्ब, यानी ये जो वर्ब होती है हैड बेटर, वो किसके जैसा काम करती है? मॉडल के जैसा। और मॉडल में क्या भाव होता है इसका यूज होने पर? सजेशन का भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है, और एडवाइस के जैसा भाव है तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा? शुड का काम करेगा। और शुड क्या है आपको पता ही है, शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? सही फर्स्ट फॉर्म लेगा। इसलिए इस सेंटेंस का जो आंसर होना है वो फर्स्ट वाला आंसर होगा। यदि हैड बेटर वुड रेदर के बाद में सब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड बेटर वुड रेदर के बाद में यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस रूल को अभी तक नहीं पढ़ा हो, तो ऐसे ही आकर्षक शानदार जानदार फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए आप अपनी क्लास आरसी क्लासेस श्री माधोपुर से, और अपने दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। कल की क्लास में अपन पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप अपने इस दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और यदि मैटर समझ में आया है, यदि बात समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक कमेंट करना तो बनता है। तो आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहा, तो मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस का एक शानदार जानदार रूल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।